नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.03% हुई। ब्रिटेन कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना। अमेरिकी संसद की समिति ने गलवान घाटी में हुई झड़पों के लिए चीन को दोषी ठहराया। और चक्रवात बुरेवी से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी। आज रात इसके तमिलनाडु तट से टकराने की संभावना। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी। मंगलवार को केंद्र और किसानों के बीच वार्ता के तीसरे दौर में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था। पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र का पक्ष रखा था। इस दौरान श्री तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और कृषि विकास मोदी सरकार की हमेशा उच्च प्राथमिकता है। संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने दोहराया कि कृषि सुधारों के नए कानूनों को किसानों के हित में लागू किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि यदि किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं पर विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन के रास्ते पर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित होते हैं। सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रतिवर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 के जरिए राज्य कृषि उत्पादन विपणन संगठनों के तहत अधिसूचित बाजारों के परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा और परिवहन लागत भी नहीं लगेगी। इस अधिनियम के तहत किसान प्रत्यक्ष विपणन में शामिल हो सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और किसानों को उनके उत्पाद का पूर्ण मूल्य प्राप्त होगा। वहीं मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अधिनियम 2020 किसानों को प्रोसेसर, थोक व्यापारी, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ बिना किसी डर के व्यापार के लिए सशक्त करेगा। वहीं किसानों को उत्पादन के लिए अपनी इच्छा के अनुसार बिक्री मूल्य तय करने के लिए अनुबंध में पूरी आजादी होगी और उन्हें अधिकतम 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं और भारत को विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए काम करें। कल नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 55वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा के हालात से निपटने के लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाद में वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने पिछले सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से अवगत कराया गया।
सम्मेलन के दौरान एक सत्र में वामपंथी उग्रवाद के खतरे को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से की गई पहलों पर भी विचार विमर्श हुआ, ताकि इससे प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार किया जा सके। साथ ही वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन में कोरोना महामारी के दौरान पुलिस की भूमिका और सुरक्षा नियमों को लागू करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा हुई। ये सुझाव भी दिया गया कि आपदा की विभिन्न परिस्थितियों के लिए किस तरीके की मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाए। पहली बार खुफिया ब्यूरो की ओर से इस तरह के सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने 50 बहादुर पुलिसकर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया और उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है। नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण, शहीद सैनिकों के परिजनों और हमारे निःशक्त सैनिकों की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम के दौरान हमारे बहुत सारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। उन शहीदों, वीर नारियों और बच्चों जिन्हें वे पीछे छोड़ गए हैं, या वो सैनिक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जख्मी हुए हैं, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है। इस वर्ष पूरे दिसंबर माह को केंद्र, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित ये कार्यबल इस संबंध में विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के बारे में कल आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री ने ये निर्णय लिया। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे, भारतीय प्रबंध संस्थानों के निदेशक, शिक्षाविद और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यापार बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2021 से 2026 के लिए नई विदेश व्यापार नीति पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। साथ ही घरेलू विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने की रणनीति और उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि हमारा मिशन राज्यों के साथ मिलकर देश को मजबूत बनाना और परिवर्तनकारी लक्ष्यों को हासिल करना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की वसूली लगातार दूसरे माह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही है। नवंबर में जीएसटी की वसूली 1,04,963 करोड़ रुपए हुई, जिसमें वार्षिक आधार पर 1.4% वृद्धि हुई। देश में पिछले 3 महीनों से जीएसटी की वसूली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कल कचरे से चलने वाले 11.5 मेगावाट की क्षमता के बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। राज्य में ये पहला बिजली संयंत्र होगा जो नगरपालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बिजली संयंत्र मौजूदा पावर ग्रिड में 8 करोड़ 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। बेंगलुरु में हर दिन 5000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका और कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन मिलकर कूड़े से बिजली तैयार करने की योजना में शामिल हैं। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 35% इंसेंटिव देती है। इसके आरंभ होने से नगर पालिका कूड़ा साफ करने के खर्च में हर साल 14 करोड़ रुपया बचा पाएगी। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और भूजल खराब नहीं होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 13 देशों के महावाणिज्य दूतों से मुलाकात की और राज्य में निवेश के मुद्दे पर बातचीत की।
उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कर्नाटक ने देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक विदेशी निवेश हासिल किया है, जो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष जनवरी से मई के बीच देश में हुए सभी प्रकार के निवेश का 50% कर्नाटक में ही आया। पिछले वर्ष नीति आयोग ने कर्नाटक को नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर रखा था। 2020-25 की नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य में हर क्षेत्र में निवेश की सुविधा दी गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.03% हुई। ब्रिटेन कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना। अमरीकी संसद की समिति ने गलवान घाटी में हुई झड़पों के लिए चीन को दोषी ठहराया। चक्रवात बुरेवी से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी। आज रात इसके तमिलनाडु तट से टकराने की संभावना। कोविड के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक कदम के रूप में ब्रिटेन फाइजर बायोनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब ये वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में आने लगेगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनिकॉक ने बताया कि सरकार ने औषधि और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का विनियमन करने वाली देश की संस्था की सिफारिश पर फाइजर बायोनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन अगले सप्ताह से पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध होगी। वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और केयर होम में रह रहे लोगों को दी जाएगी। दवा कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित किए गए कोविड-19 के टीके को अमरीकी खाद्य और दवा प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बेंसन ने ये जानकारी दी। अमरीकी खाद्य और दवा प्रशासन की 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में कंपनी के उस अनुरोध पर विचार किया जाएगा जिसमें टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी गई है। देश में कोविड संक्रमण रोकने में सफलता मिली है। लगातार 25 दिनों से नए संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,600 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 501 लोगों की मौत हुई है। लगभग 43,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.03% तक पहुंच गई है। इस समय देश में केवल 4,28,644 ही कोविड मरीज हैं। इस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर 1.45% रह गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कोविड-19 के सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की नीति बढ़ाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया। एक रिपोर्ट। अदालत के निर्देशों के अनुसार कोविड के नियमों के उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों के लिए कोविड देखभाल केंद्रों में गैर चिकित्सा सामुदायिक सेवा आवश्यक बनाई जाए। ऐसे लोगों को 5 से 15 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन 4 से 6 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा देने की सिफारिश की है। यह सजा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए लगाए गए नगद जुर्माने के साथ अतिरिक्त रहेगी। उच्च न्यायालय के अनुसार अनिवार्य मास्क के नियम को कड़ाई से लागू करने से ही कोविड-19 जैसी महामारी के प्रसार को रोका जा सकता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में कल कोरोना के 1440 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 8,87,667 हो गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8,51,690 हो गई है। राज्य में 24,150 मरीजों का उपचार चल रहा है, जिसमें से 318 को सघन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। कल 16 और मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 11,808 हो गई। कर्नाटक में कल कोरोना के 1,05,918 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे, वहां दुकानों को पहले से ही सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा।
दुकानदारों को दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी। तीसरा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है। हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है। और आखिरी चीज है, पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए। ताजा फल, सब्जी और बादाम वगैरह, उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। कोविड महामारी के कारण सकल घरेलू उत्पाद दर में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में ये 0 से 7.5% नीचे दर्ज की गई। इस प्रकार पहली तिमाही की तुलना में इसमें काफी सुधार हुआ है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद दर 0 से 23.9% नीचे दर्ज की गई थी। एक रिपोर्ट। इन दोनों तिमाहियों के बीच निजी उपभोग व्यय में काफी सुधार देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में दूसरी तिमाही में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि पहली तिमाही के बराबर है। विनिर्माण क्षेत्र में दूसरी तिमाही में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पहली तिमाही में यह 0 से 39.3% नीचे रही थी। विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत स्थिति बेहतर है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। आज भोपाल गैस त्रासदी को 36 साल हो गए हैं। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई देश की इस भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना में हजारों लोगों की जान चली गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर आज एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। प्रार्थना सभा में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। भोपाल के बरकतुल्ला भवन में सुबह 10:30 बजे से आयोजित इस प्रार्थना सभा में धर्म गुरुओं द्वारा विभिन्न धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाएगा। दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल सहित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा कहा जाता है, क्योंकि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं जहरीले रिसाव के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। चक्रवात बुरेवी आज तमिलनाडु में रामेश्वरम के नजदीक मन्नार की खाड़ी में पहुंचेगा। इससे पहले ये कल रात श्रीलंका के त्रिंकोमली के तट से टकराया था। मौसम विभाग ने कहा है कि ये चक्रवात 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये आज दोपहर तक रामेश्वरम के नजदीक पंबन में केंद्रित होगा और ये आज रात और कल तड़के कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिणी तमिलनाडु को पार करेगा। एक रिपोर्ट। बुरेवी के प्रभाव से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात के तट से टकराने के दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु के दक्षिण तटीय जिले रामनाथपुरम और कन्याकुमारी में वर्षा हो सकती है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। इस बीच तमिलनाडु सरकार समुद्र में गए मछुआरों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तमिलनाडु से 124 मछली पकड़ने की नौकाएं गहरे समुद्र में गई हैं। राज्य के मछली पालन विभाग ने भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना के साथ मिलकर मछुआरों से संपर्क करने के प्रयास किए हैं। कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गई 120 अन्य नौकाएं सुरक्षित वापस लौट आई हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और केरल को चक्रवाती तूफान बुरेवी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ चक्रवाती तूफान के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की है। उड़ीसा सरकार ने संकट में फंसे लोगों को किसी भी प्रकार पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन टेलीफोन नंबर
112 को मंजूरी दे दी है। कल इस सेवा का आरंभ करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि इस समेकित हेल्पलाइन नंबर पर फोन मिलने पर पुलिस प्रभावित लोगों को तत्काल सेवाएं दे सकेगी। इससे पहले राज्य में पुलिस के लिए 100, दमकल के लिए 101 और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 108 नंबर थे। अब इन सभी सेवाओं को समाहित कर एक ही नंबर 112 कर दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट सत्र में पहले ही दिन 35 कंपनियों ने भाग लिया। घरेलू स्तर पर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कॉलकॉम, मास्टरकार्ड और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी कंपनियों ने सर्वाधिक संख्या में नौकरियों के लिए प्रस्ताव दिए। पहले दिन 21 विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी नौकरी के प्रस्ताव मिले। पहले दिन कुल 313 विद्यार्थियों का नौकरी के लिए चयन किया गया। दूसरे दिन 16 कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में 64 से अधिक नौकरियों के प्रस्ताव दिए। इसमें जापान की सेस्मैक्स कॉर्पोरेशन प्रमुख कंपनी रही। घरेलू स्तर पर ऑरेकल, अमेरिकन एक्सप्रेस और बजाज ऑटो ने सर्वाधिक संख्या में नौकरियों के प्रस्ताव दिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के उचित और उत्तरदायी मूल्य निर्धारण का पक्षधर है। आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि एकाधिकार के जमाने लद गए हैं और अब उत्पादकों को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा का केवल 6% उपयोग कर रहा है और ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत अब भी वैश्विक औसत का 1/3 है। उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक विकास से प्रेरित होकर वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2040 तक लगभग 11% हो जाएगी। अंडमान निकोबार में 7वीं आर्थिक जनगणना के अंतर्गत प्रत्येक घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के आंकड़े एकत्र करने का काम किया जा रहा है। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने मोबाइल एप्लीकेशन पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले चरण के तहत दक्षिणी अंडमान जिले में इसका काम चल रहा है। बाद में उत्तर और मध्य अंडमान निकोबार में भी ये काम शुरू किया जाएगा। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय ने नागरिकों से अपनी वास्तविक जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। सुदूर द्वीपों में रहने वाली आबादी और 90% से अधिक लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण जनगणना का काम थोड़ा कठिन है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। यहाँ तापमान 9 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में तापमान 24 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 23 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू के श्रीनगर में तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लेह में शाम को बादल घिर सकते हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे जबकि अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 5 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। अमरीकी संसद की एक प्रमुख समिति ने कहा है कि जून में पूर्वी लद्दाख के गलवान में हुई झड़पों की साजिश चीन ने रची थी। अमरीका चीन आर्थिक और रक्षा संबंधी समीक्षा आयोग की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस बात के सबूत मिले हैं कि चीन सरकार ने गलवान की घटना की योजना बनाई थी क्योंकि चीन अपने पड़ोसियों पर दबाव डालने का अभियान चला रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपग्रह से प्राप्त चित्रों में गलवान में बड़े स्तर पर चीनी तैयारी देखी जा सकती है। इन चित्रों में झड़प से एक सप्ताह पहले 1000 चीनी सैनिकों की मौजूदगी भी दिखाई गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 15 जून को हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। क्रिकेट में 3 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल कैनबरा में भारत का मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया से होगा। श्रृंखला के 2 अन्य मुकाबले 6 और 8 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पहले ही जीत चुकी है। दोनों देश 4 टेस्ट मैच भी खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
क्या आप ताज़ा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड से। और अब नवीन से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रियंका केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली चौथे दौर की बैठक पर टिकी उम्मीदें दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है किसानों को मनाने की कोशिशें तेज, किसानों ने बढ़ाया दबाव, बोले संसद सत्र बुलाकर रद्द करें कृषि कानून। दैनिक भास्कर ने बताया है वार्ता से पहले आज पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमर उजाला ने अमरीकी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का दावा प्रकाशित किया है चीनी सरकार ने रची थी गलवान हिंसा की साजिश। नवभारत टाइम्स की खबर है चीन ने कई साल बाद भारत से खरीदा चावल, वजह ये जिन देशों से चीन अभी तक चावल खरीदता था उनके मुकाबले भारत में चावल सस्ता। दैनिक जागरण ने बताया है अमरीकी अदालत ने H-1B वीजा पर नए प्रतिबंधों को किया खारिज। भारतीय पेशेवरों और अमेरिका में कार्यरत IT कंपनियों को बहुत बड़ी राहत। राजस्थान पत्रिका के अनुसार गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे मुख्य अतिथि। महिलाओं और न्यायाधीशों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश CS कर्णन की गिरफ्तारी की खबर जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से दी है। हिन्दुस्तान ने उच्चतम न्यायालय का निर्देश शीर्षक से लिखा है थानों, CBI, प्रवर्तन निदेशालय, NIA दफ्तरों में CCTV कैमरे लगाए सरकार, रिकॉर्डिंग 18 महीने तक सुरक्षित रखे। अमर उजाला ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के हवाले से लिखा है 2021 में बोर्ड परीक्षा लिखित रूप में होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.03% हुई। ब्रिटेन कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना। अमरीकी संसद की समिति ने गलवान घाटी में हुई झड़पों के लिए चीन को दोषी ठहराया। और चक्रवात बुरेवी से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी, आज रात इसके तमिलनाडु तट को टकराने की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।